हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए हिस्ट्री का कुछ चैप्टर, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग लगातार हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। कुछ पार्ट्स रह गए हैं और एक चैप्टर शायद रह गया, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। इसी के साथ साथ हिस्ट्री के बीच में ही कभी हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 10। बुक हमारा है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो इसका पहला चैप्टर है जो कि है चैप्टर 10 है, क्योंकि 3 बुक्स हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। टोटल 15 चैप्टर्स हैं, तो उसमें ये चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा अच्छे से। यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है चैप्टर का। ये जो भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब ओवरव्यू है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले ओवरव्यू को, फिर हम लोग चलेंगे आगे चैप्टर में, जो कि आगे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। कुछ चीज़ का आपको डिमांड करना है वो भी कर दीजिएगा। नोट्स का बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो वो भी लेकिन जल्दी ही आ जाएगा। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स। इसका की मतलब होता है कॉलोनियलिज्म मतलब होता है उपनिवेशवाद। कंट्री साइड मतलब सबको ही जानते होंगे, गांव होता है या ग्रामीण इलाके कहें या देहात कहें। और एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स यानी कि सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो हम लोग इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू यहाँ दिया गया, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या है, और फिर पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे पार्ट्स में डिवाइड करके। बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर होता है हिस्ट्री का, तो उसको एक वीडियो में तो कंप्लीट कर नहीं सकते, कर सकते हैं बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, बहुत हो गया बातचीत। In this chapter, you will see what colonial rule meant to those who lived in the countryside. इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो मतलब गांव में या देहात में रहते थे। You will meet the जमींदार्स of Bengal travel to the Rajmahal hills where the Paharis and the Santals lives and then move west to the Deccan. इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर बढ़ेंगे। यू विल लुक एट द वे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established its राज इन द countryside, implemented its revenue policies, what these policies mean to different sections of peoples and how they change everyday lives. आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गांव में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया था। Laws introduced by the state have consequences for people. They determine to an extent who grows richer and who poorer, who acquires new lands and who loses the land they have lived on, where peasants go when they need money. राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते थे। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। As you will see, however, people were not only subject to the working of laws, they also resisted the law by acting according to what they believed to be just. In doing so, people defined the way in which laws operated, thereby modifying their consequences. आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। You will also come to know about the sources that tell us about these histories and the problems historians face in interpreting them. आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती हैं। You will read about revenue records and surveys, journals and accounts left by surveyors and travelers, and reports produced by inquiry commissions. आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र
पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। बगल में एक फिगर दिया गया है, कॉटन बीइंग कैरिड फ्रॉम द विलेज टू द मंडी, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 20 अप्रैल 1861। तो यहाँ पे कार्टून जैसा दिया गया है, स्केच है। तो ये कपास गांव से मंडी तक ले जाई जा रही है, उसी का यहाँ चित्र दिया गया है। लंदन न्यूज़ में प्रकाशित हुआ था 20 अप्रैल 1861 को। तो चलते हैं अपने चैप्टर को पढ़ लेते हैं। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल एंड द जमींदार्स। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, बंगाल एंड द जमींदार्स। इस टॉपिक में हम लोग बंगाल और वहाँ के जमींदार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 1.1, 1.2, 3 करके ऐसे बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स हैं, तो फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। एज यू नो, कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। इट इज हियर दैट द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स वर मेड टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रेजिम ऑफ लैंड राइट्स एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन बंगाल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। आइए यह देखेंगे कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। तो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है एन ऑक्शन इन बुर्दवान या फिर बर्दवान। तो फर्स्ट टॉपिक है एन ऑक्शन इन बर्दवान, यानी कि बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना यहाँ पे दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्दवान, प्रेजेंट डे बर्धमान। इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट। सन 1797 में बर्दवान, आज के बर्धमान जिसको जाना जाता है, में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। अ नंबर ऑफ महल्स यानी कि स्टेट्स हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्दवान वर बीइंग सोल्ड। द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1993 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। द स्टेट of those who failed to pay were to be auctioned to recover the revenue. Since the Raja had accumulated huge arrears, his estates had been put up for auction. ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। संपदाएं यानी कि स्टेट्स। चूंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसीलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। Numerous purchasers came to the auction and the estates were sold to highest bidder. नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दिया। Many of the purchasers turned out to be servants and agents of the Raja who had bought the lands on behalf of their master. Over 95% of the sale at the auction was fictitious. The Raja's estates had been publicly sold, but he remained in control of his जिम्मेदारी। तो उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर थे या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गईं, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। Why had the राजा failed to pay the revenue? राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? Who were the purchasers at the auction? नीलामी में खरीदार कौन थे? What does the story tell us about what was happening in the rural areas of eastern India at that time? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सब टॉपिक, जो बंगाल एंड जमींदार से उसका दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। इसमें हमें बहुत सारे अपने आंसर्स मिल जाएंगे। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। The states of the Bardwan Raj were not the only ones sold during the closing years of 18th century. अकेले बर्दवान राज की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थीं। Over 75% of the जमींदारीज changed hands after the permanent settlement. इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी।
In introducing the permanent settlement, British officials hoped to resolve the problems they had been facing since the conquest of Bengal. ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी. By the 1770s, the rural economy in Bengal was in crisis with recurrent famines and declining agricultural output. 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटते जा रही थी. Officials felt that agricultural trade and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in the agriculture. अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सभी तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा. This could be done by securing rights of property and permanently fixing the rates of revenue demand. और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा. If the revenue demand of the state was permanently fixed, then the company could look forward to a regular flow of revenue, while entrepreneurs could feel sure of earning a profit from their investment, since the state would not siphon it off by increasing its claim. यदि राज्य यानी कि सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित की गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा. The process officials hoped would lead to the emergence of a class of yeoman farmers and rich landowners who would have the capital and enterprise to improve agriculture. अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों यानी कि योमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे. Nurtured by the British, this class would also be the loyal to the company. उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा. The problem, however, lay in identifying individuals who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे. After a prolonged debate amongst company officials, the permanent settlement was made with the Rajas and Talukdars of Bengal. कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया. They were now classified as जमींदार and they had to pay the revenue demand that was fixed in perpetuity. अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था. In terms of this definition, the जमींदार was not a landowner in the village but a revenue collector of the state. इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था. जमींदार्स had several, sometimes as many as 400 villages under them. जमींदारों के नीचे अनेक कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे. In company calculations, the villages within one जमींदारी formed one revenue estate. कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे. The company fixed the total demand over the entire estate, whose revenue the जमींदार contracted to pay. The जमींदार collected rent from the different villages, paid the revenue to the country, and retained the difference as his income. कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी. तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी मांग पूरी करनी होगी और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था. जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा. He was expected to pay the company regularly, failing which his estate could be auctioned. और अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी.
थर्ड सब टॉपिक है वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। तो राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। तो जो क्वेश्चंस वहाँ पे थे उनके आंसर्स, एक का तो आंसर मिल गया होगा आपको, दूसरे का आंसर मिलेगा वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स इस टॉपिक में, यानी कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट अ फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड वुड गिव जमींदार्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योर्ड ऑफ रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, encourage them to improve their estates। कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। In the early decades after the permanent settlement, however, जमींदार्स regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balances accumulated। किंतु इस मरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गईं। द रीजन्स फॉर दिस फेल्योर वर वेरियस। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। फर्स्ट, द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। दिस वॉज बिकॉज इट वॉज फेल्ट दैट इफ द डिमांड वॉज फिक्स्ड फॉर ऑल द टाइम टू कम, द कंपनी वुड नेवर बी एबल टू क्लेम अ शेयर ऑफ इंक्रीज्ड इनकम फ्रॉम लैंड व्हेन प्राइसेस रोज एंड कल्टिवेशन एक्सपेंडेड। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थीं, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी दावा नहीं कर सकेगी। टू मिनिमाइज दिस एंटिसिपेटेड लॉस द कंपनी पेग्ड द रेवेन्यू The company pegged the revenue demand high, arguing that the burden on zamindars would gradually decline as agricultural production expanded and prices rose। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को उच्च स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ धीरे धीरे कम होता जाएगा। Second, this high demand was imposed in the 1790s, a time when the prices of agricultural produce were depressed, making it difficult for the ryots to pay their dues to the जमींदार। दूसरा, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीचे थीं, जिससे रायत यानी किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। इफ द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट, हाउ कुड ही पे द कंपनी। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। थर्ड, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। इन फैक्ट, अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, इफ पेमेंट डिड नॉट कम by sunset of the specified date, the जमींदारी वॉज लाइबल टू बी ऑक्शन्ड। तीसरा, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि यानी कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम किया जाता था। फोर्थ, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रियोट एंड मैनेज हिज जमींदारी। चौथा, इस मरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से यानी रियॉट से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। The company had recognized the zamindars as important, but it wanted to control and regulate them, subdue their authority and restrict their autonomy। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। The zamindars troops were disbanded, customs duties abolished, and their कचहरीज यानी कि कोर्ट्स ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उन्हीं कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। उनकी कचहरियों को जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस। ओवर टाइम द कलेक्टरेट इमर्ज्ड एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द अथॉरिटी, सेवियरली रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट द जमींदार कुड डू। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया।
In one case, when a Raja failed to pay the revenue, a company official was speedily dispatched to his jamindari with explicit instructions to take charge of the district and to use the most effectual means to destroy all the influence and the authority of the Raja and his officers. एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ. At the time of rent collection, an officer of the jamindar, usually the amlah, came around to the village, but rent collection was a perennial problem. राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक परिवार्षिक समस्या थी. Sometimes bad harvest and low prices made payment of dues difficult for the riots. At other times, riots deliberately delayed payment. कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशि का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे. At other times, yes, rich riots and village headmen, jotidars and mandals were only too happy to see the jamindar in trouble. The jamindar could therefore not easily assert his power over them. Jamindars could prosecute defaulters, but the judicial process was long drawn. In Burdwan alone, there was over 30,000 pending suits for arrears of rent payment in 1798. धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था. जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी. 1798 में अकेले बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे. फोर्थ सब टॉपिक है द राइज ऑफ जोतीदार्स, यानी कि जोतीदारों का उदय. While many zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the villages. 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे. In Francis Buchanan's survey of the Dinajpur district in North Bengal, we have a vivid description of this class of rich peasants known as जोतदार्स. फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है. बाय द अर्ली 19th century, जोतदार्स had acquired vast areas of land, sometimes as much as several thousand acres. They controlled local trade as well as money lending, exercising immense power over the poorer cultivators of the region. A large part of their land was cultivated through sharecroppers who brought their own plows, labored in the field, and handed over half the produce to the jotdars after the harvest. 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे. स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे. उनकी जमीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या बारगदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे. Within the villages, the power of jotdars was more effective than that of jamindars. गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी. Unlike zamindars who often lived in urban areas, jotdars were located in the villages and exercised direct control over a considerable section of poor villagers. जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे. They firstly resisted efforts by zamindars to increase the jama of the village, prevented zamindari officials from executing their duties, mobilized riots who were dependent on them, and deliberately delayed payments of revenue to the zamindar. जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी कि लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे. जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे. जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे. In fact, when the estates of the zamindar were auctioned,
For failure to make revenue payment, जोतदार्स were often amongst the purchasers. सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की संपदा को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे. The Jotdars were the most powerful in North Bengal, although rich peasants and village headmen were emerging as commanding figures in the countryside in other parts of the Bengal as well. उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे. हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे. In some places they were called हवलदार्स. हवलदार, क्या बात है, स्पेलिंग गजब लिखा हुआ है. हवलदार्स elsewhere they were known as गंतीदार्स और मंडल्स. गांठीदार और मंडल्स. Their rise inevitably weakened जमींदारी अथॉरिटी. कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गंतीदार या गांठीदार जो पढ़िए या मंडल कहलाते थे. उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्यंभावी था. अब हम लोग बढ़ते हैं 1.5 पे, नेक्स्ट पेज पे, जो कि है यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है. आप लोग इसको देख लीजिएगा, इससे आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगी. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी नहीं, नीचे शुरू करते हैं, ठीक है. अंडर योट्स जोतेदार को देते थे, जोतेदार जमींदार को देता था. अंडर योट रेयट को देते थे, ये भी जमींदार को देता था. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते थे और ये दे देते थे कंपनी को. यहाँ पे सब कुछ बगल में दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे. द जमींदार्स रेसिस्ट. अब हम लोग पढ़ेंगे, ये है 5th सब टॉपिक, यानी कि जमींदारों की ओर से प्रतिरोध. द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स. किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई. फेस्ड विथ एन exorbitantly high revenue demand and possible auction of their estates, they devised ways of surviving the pressures. New contexts produced new strategies. राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उभरने के रास्ते निकाल लिए. नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गईं. फिक्सियस सेल वाज वन सच स्ट्रेटजी. फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी. इट इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स. इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे. द राजा ऑफ बर्दवान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर. देन एज अ सेकेंड मूव हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शंस. बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा. फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों से नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया. The revenue demand of the company was deliberately withheld and unpaid balances were allowed to accumulate. When a part of the estate was auctioned, the zamindars men bought the property outbidding other purchasers. कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई. जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया. दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड एंडलेसली, एग्जॉस्टिंग द state and the other bidders at the auction. At last the estate was sold at a low price back to the जमींदार. आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसीलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा. एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार सच ट्रांजैक्शंस नहीं. The zamindar never paid the full revenue demand. The company rarely recovered the unpaid balances that had piled up. तो उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई, इसीलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी. यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंत में राजा और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए. जब किसी ने बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर से जमींदार को ही बेचना पड़ा. जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था. इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी.
Such transactions happened on a grand scale. Between 1793 and 1801, four big jamindaris of Bengal, including Burdwan, made Benami purchases that collectively yielded as much as 30 lakh. Of the total sales at the auctions, over 15% were fictitious. ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए. सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की चार बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई. नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे. There were other ways in which जमींदार circumvented displacement. जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे. When people from outside the जमींदारी bought an estate at an auction, they could not always take possession. जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था. At times their agents would be attacked by लठियाल्स of the former जमींदार. कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे. Sometimes even the riots resisted the entry of outsiders. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदारों को जमीन मतलब लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे. They felt bound to their own जमींदार through a sense of loyalty and perceived him as a figure of authority and themselves as his prosa subjects. The sale of the जमींदारी disturbed their sense of identity, their pride. The जमींदार्स therefore were not easily displaced. वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा हैं. जमींदारी की बिक्री से उनके तादाम्य और गौरव को धक्का पहुंचा था, इसीलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे. बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th century द डिप्रेशन इन प्राइसेस वाज ओवर. 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों की मंदी की स्थिति समाप्त हो गई. Thus, those who had survived the troubles of the 1790s consolidated their power. इसीलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया. रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समवट फ्लेक्सिबल. राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया. एज अ रिजल्ट द जमींदार्स पावर ओवर द विलेजेस वाज strengthened. It was only during the Great Depression of the 1930s that they finally collapsed and the जोतेदार्स consolidated their power in the countryside. फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई, लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए. और अब है द फिफ्थ रिपोर्ट, जिसको कि हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो, फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को. कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.